हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कृषि। आज हमारे कृषि में यानी भारतीय इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक्स में या भारतीय अर्थव्यवस्था में आज हमारा इकोनॉमिक्स का में कृषि का तीसरा पार्ट है। पार्ट 3 पढ़ेंगे हम लोग कृषि का। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 121 नंबर। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में कितना भौगोलिक क्षेत्र वन और वृक्षों द्वारा अनाच्छित है? तो भारत में कितना प्रतिशत जो है वो वनों द्वारा घिरा हुआ है? ठीक है, तो वो 24.62% है। अगला देखते हैं, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया संस्था द्वारा कितने वर्ष के अंतराल पर देश में वनों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? कितने वर्ष के अंतराल पर यह किया जाता है? तो ये 2 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। देहरादून में स्थित है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी याद रखना है हमें। अगला है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में वन क्षेत्र की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम, यानी बड़ा से छोटा। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में न्यूनतम कहाँ पे है? सबसे कम वन जो है किस राज्य में है? तो हरियाणा जो है राज्य, यहाँ पे सबसे कम पाया जाता है। उसके बाद आता है, राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्र अगर देखा जाए राज्य के हिसाब से, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें? मिजोरम में। ठीक है, सबसे ज्यादा मिजोरम में पाया जाएगा। अगला है, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत पाया जाता है। तो केंद्र शासित जो प्रदेश है भारत के, नौ जो केंद्र जो 7 केंद्र शासित प्रदेश, नहीं अभी 9 हो गया है ना। 9 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सा है? 9 हो गया, 8 हो गया, 8 है अभी। तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, भारत के जितने भी पूर्वी राज्य हैं, जिसे सेवन सिस्टर्स कहते हैं, सिक्किम के साथ मिलाकर 8 साल मिला के होते हैं, यहाँ पे क्षेत्र जंगल बहुत ज्यादा है, यहाँ पे वन बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी इलाका है और पहाड़ों पे बंग जो है पेड़ ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए जितने भी पूर्वी राज्य हैं, और उन पूर्वी राज्यों में सबसे ज्यादा मिजोरम में पाया जाता है। उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश आता है उसमें लक्षद्वीप जो है, इसमें रहने की जगह कम लेकिन जंगल ज्यादा है यहाँ पे, इसलिए लक्षद्वीप जो बिल्कुल सही आता है सबसे ज्यादा। उसके बाद देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम प्रतिशत वन किस में पाया जाता है? तो सबसे कम पाया जाता है लद्दाख में। देखिए, लद्दाख में इसलिए कम पाया जाता है क्योंकि ये डिजर्ट है, एक रेगिस्तान है, एक सूखा रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान है भारत का। भारत में सबसे कम वर्षा भी यहीं पे होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, या फिर सतपुड़ा की पहाड़ी में? तो चंदन की लकड़ी आपने पुष्पा देखा होगा। ठीक है, तो पुष्पा जो है कहाँ पे है? तो आप नाम पढ़ के ये बता सकते हैं कि नीलगिरी, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, पहाड़ियों के बारे में आपको पता है कि कौन पहाड़ी किस एरिया में है, तो उस हिसाब से बता सकते हैं। नीलगिरी एरिया में, भारत साउथ एरिया में सबसे ज्यादा चंदन पाया जाता है। अगला है, झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है? देखिए, झूम खेती जिसे नहीं पता है वो जान लीजिए कि झूम खेती वो होता है, एक जो कबीला होता है, कुछ लोग होते हैं जो जंगल किसी एरिया में पेड़ काटते हैं, वहां पे खेती करते हैं कुछ दिन तक। उसके बाद जब खेती कर लेते हैं, उसके बाद अब उस जमीन पर खेती करने लायक नहीं रहता, तब उसको वहां पे उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, उसको जला के उसे छोड़ते हैं। उसके बाद अब दूसरी जगह वो खेती करते हैं। उसके बाद 2-4 साल 5 साल के बाद फिर जब वो फिर वहाँ पे घास हो जाता है, वो खेती खेती लायक जमीन हो जाता है, तो फिर लौट के वो उस जगह पे वापस आते हैं। इसे झूम खेती कहते हैं। ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा कौन से राज्य में पाया जाता है? तो राज्य के हिसाब से हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा भारत में नागालैंड में ये चीज होता है। ठीक है, झूम खेती भारत में सबसे ज्यादा नागालैंड में होता है। अगला देखेंगे, समर्थन मूल्य का अर्थ क्या है?
देखिए, समर्थन मूल्य का अर्थ जो है वो न्यूनतम विमूल्य की जिस पर सरकार क्रय का आश्वासन देती है, मतलब वो सबसे कम मूल्य जिस पर सरकार जो है अपना खरीदने का आश्वासन देती है, ठीक है, वो विक्रय मूल्य होता है। अगला है कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। तो कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी भी कहते हैं, ठीक है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो घोषणा है वो कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसी के लिए एमएसपी के लिए पिछले 2 साल पहले काफी धरना प्रदर्शन भी किया गया था, काफी विरोध हुआ था इसके लिए, कुछ कृषि कानून भी लागू हुए थे और एमएसपी की मांग बहुत पुराने से चल रही है, ठीक है। तो एमएसपी होता है कि अगर कोई किसान है, किसानों को अनाज किसानों का है, लेकिन किसानों को ये अधिकार नहीं है कि वो अपना अनाज का दाम खुद लगा सके, सरकार उनके अनाज का दाम तय करती है। तो एमएसपी का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी जो है कम, उससे कम से कोई नहीं खरीदेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य से मतलब जो सरकार अगर रेट कर देगी, जैसे मिसाल के तौर पे भी 25 रुपये गेहूं चल रहा है, तो 25 रुपये किलो से नीचे कोई किसानों से गेहूं नहीं खरीदेगा। जो अगर आप ऊपर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। तो देखिए, दो होता है, एक एमएसपी होता है, एक एमआरपी होता है, ठीक है। तो एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी जो सबसे कम रेट खरीदा जाए, उससे कम रेट से आप नहीं खरीद सकते। और जो एमआरपी होता है वो मैक्सिमम रिटेलर प्राइस होता है, कि वो मैक्सिमम आप जो बेच रहे हैं उस रेट से ज़्यादा आप नहीं बेच सकते, उससे कम में आपको बेचना है या उतना का बेचना है, ठीक है। तो एमएसपी और एमआरपी में ये फर्क होता है। एमआरपी जो सबसे हाईएस्ट रेट होता है उससे आप ऊपर नहीं बेच सकते, और जो एमएसपी होता है आप उससे कम नहीं खरीद सकते, ठीक है, एमएसपी रेट पे। तो ऑप्शन जो है डी हमारा बिल्कुल सही होगा। इसे कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है इसे तय करती है, एमएसपी को। अगला देखते हैं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है, नई दिल्ली में। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग नई दिल्ली में स्थित है। अगला है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग की जो स्थापना है वो 1965 में हुआ था, ठीक है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP जिसे कहते हैं, भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह जनवरी 1965 के अस्तित्व में आया। यह वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अंतर्गत शामिल हुआ। 25 फसलों के मूल्यों के निर्धारण संबंधित प्रस्तुत करता है ये। अगला देखते हैं, जनजातीय लोगों को शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और उसके तैयार की गई वस्तुओं को उचित मूल्य दिलाने के लिए ट्राइफेड की स्थापना की गई। जो ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1987 में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, एग मार्क। एग मार्क एक लोगो होता है एक तरह का, वो क्यों दिया जाता है? अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी संस्था है? नहीं। कृषि उत्पादन में मंडीकरण हेतु कृषियों की संस्था है? नहीं, संस्था नहीं है भाई। ये खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है। उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन है। हाँ, उपभोक्ता के लिए वो जो गुणवत्ता है, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन है, आश्वासन भी सही है, लेकिन उससे अच्छा दिया जो है उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन है, ठीक है। ये गुणवत्ता दिखाता है उपभोक्ता के लिए। तो जो है ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। क्योंकि खाद्य वस्तुओं के लिए, उपभोक्ता के लिए तो है लेकिन वो खाद्य वस्तुओं के लिए है ना, तो सिर्फ उपभोक्ता नहीं दिखना है, तो हमें खाद्य वस्तुओं के लिए, जहाँ पे खाद्य वस्तु है, जो भी पैकेट में पैकेजिंग होता है, जो उसमें खाद्य खाने के सामान होते हैं, जैसे बिस्किट हुआ, नमकीन हुआ और ब्रेड से हुए, बहुत जो खाने की चीज़ें आती हैं पैकेट्स के अंदर, उनके अंदर एग मार्क दिया जाता है। तो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही होगा। और उन्हें उनका वो मुहर होता है एक, जो कि उसमें ऐसी रासायनिक चीज़ है जो कि आपको नुकसान ना करे, ठीक है। एक मार्क है मतलब सरकारी तौर पर वो प्रूफ है कि वो आपको नुकसान नहीं करेगा। अगला है, शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे है? तो शंकर लाल गुरु समिति का संबंध कृषि विपणन से है, ठीक है, कृषि विपणन से। अगला है, वर्तमान में कुल कृषि ऋणों का कितना प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से उपलब्ध कराया जाता है? तो कृषि जो का जो ऋण आता है वो संस्थागत स्रोत से कितना सा दिया जाता है? तो ये 65% लिया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं,
खेती बाड़ी या घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितनी अवधि हेतु अल्पकालीन ऋण दिया जाता है? तो खेती के लिए सबसे जो कम ऋण लिया जाता है वो कितना होता है? तो 18 माह से कम के लिए होता है। ठीक है, सॉरी 15 माह से कम के लिए होता है। 18 नहीं, 15 माह से, 15 महीने से कम के लिए होता है खेती के लिए जो भी लिया जाता है। अगला है मध्यकालीन कृषि ऋण की अवधि कितनी होती है? देखिए जो मध्यकालीन कृषि के लिए होती है वो कितना होता है? तो वो 15 महीना से 5 वर्ष तक का होता है। ठीक है, कृषि जो ऋण होता है वो 3 तरीके में बांटा है। ठीक है, तो पहला, दूसरा हम लोग देखें, अब तीसरा देखेंगे। दीर्घकालीन कृषि ऋण किस अवधि के लिए होता है? तो ये 5 वर्ष से अधिक के लिए होता है। एक है 0 से लेकर 15 महीना, दूसरा जो है वो 15 से लेकर 5 वर्ष, और तीसरा जो है 5 वर्ष से अधिक के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। वाणिज्यिक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंक से प्राप्त ऋण की सुसाध्य बनाने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? देखिए किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है ये शुरू किया गया था 1998 से 99 में। ठीक है, अटल बिहारी की सरकार में। अगला है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय नहीं, अटल बिहारी की सरकार नहीं थी उस टाइम। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जो हुआ था ये जनवरी 2004 में हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय किसान आयोग जो इसका आयोग है इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, अगला देखते हैं किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया? एक किसान कॉल सेंटर है। ठीक है, तो आपको कोई भी अगर किसी से समस्या हो रही है तो आप इसमें फोन करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो इसका जो स्थापना है 2004 में हुआ था, जनवरी के 2004 में। किसान कॉल सेंटर की स्थापना किस उद्देश्य की गई थी? तो किसान को उचित मूल्य उर्वरक उपलब्ध कराना नहीं, किसान को क्या करना, सलाह देना था। ठीक है, सलाहकारी सेवा उपलब्ध कराना था। तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही होगा हमारा। अगला देखते हैं किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करके कृषि संबंधित जानकारी निःशुल्क प्राप्त की जाती है? तो ये किसान कॉल सेंटर में आप 1551 डालेंगे और उस पर डाल के जो भी आपकी कृषि समस्या है आप उससे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई रोग लग गया है या कुछ और समस्या हो रही है, खेत में ठीक से खेती हो नहीं रही है, जल जा रहा है या जो भी चीज़ है, तो आप इस यहाँ पे खोज करके फोन कर सकते हैं इस नंबर पे। ये टोल फ्री नंबर दिया है 18 180 1551। अगला देखते हैं नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का वर्णन किस रूप में किया जाता है? नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो जो है 2000 का जो वर्णन है वो सुनहरी कृषि नहीं होता है, इंद्रधनुष कृषि के लिए होता है। ठीक है, जो इंद्रधनुष कृषि आया था सन 2000 में, इसमें जितने भी इस क्रांतियां हुई थी कृषि से रिलेटेड, ठीक है, सबका इसमें सबको आगे बढ़ाने के लिए इसमें प्रोसेस किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही होगा हमारा। चलिए अगला देखते हैं भारत की निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत है? तो भारत के जितने भी निम्नलिखित फसल है सबसे ज्यादा किस, मतलब जितने भी फसल खेती के लिए जमीन है उन जमीनों में से सबसे ज्यादा किस चीज को बोया जाता है? कौन सा ऐसी चीज है भारत में जो सबसे ज्यादा कृषि खेती की जाती है? तो वह है चावल। मैंने कल भी बताया था कि सब गेहूं की जो खेती है वो सिर्फ हमारे पश्चिम भारत में ही होती है, उत्तर पश्चिम भारत में। और उसके बाद जो है ज्यादातर जो पूर्वी भारत या दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो सिर्फ चावल की खेती मिलेगी। ठीक है, और चावल सबसे ज़्यादा बंगाल में होता है क्योंकि बंगाल में भात जो है काफ़ी मशहूर है, वहाँ के लोग मछली और भात बहुत मशहूर मन से खाते हैं, जिसे माछ भात कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहन के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? तो तिलहन के उत्पादन में तिलहन के लिए कौन सा चला था? हरित क्रांति नहीं चला, श्वेत क्रांति ये भी नहीं था, स्वर्ण क्रांति ये भी नहीं था, ये तो पीली क्रांति। ठीक है, पीली क्रांति चला था किसके लिए? तेल के लिए। हरित क्रांति चला था अनाज के लिए, जो उसमें गेहूं चावल था, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ था चावल को। ठीक है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से के लिए था। ठीक है, उसके बाद पीली क्रांति तिलहन के लिए है। ठीक है, और स्वर्ण क्रांति जो है वो शहद के लिए था। अगला है
निम्नलिखित में से विश्व में सब्जी का सर्वाधिक उत्पाद करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा सब्जी किसी देश में होता है तो वो चीन में होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो फसल का जो बीमा हुआ था भारत में सबसे पहले 1985 में शुरू हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू हुआ था? राष्ट्रीय कृषि का जो बीमा योजना है ये लागू हुआ था 1999 से सन 2000 तक में। ठीक है, अगला देखते हैं। किस राज्य द्वारा छोटे किसान के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ किया गया था? तो जो लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उनको पता है खलिहान योजना क्या है। तो ये उत्तर प्रदेश का होगा, क्योंकि जो हमारा खलिहान उसे कहते हैं जहाँ पे अनाज को रखा जाता है। खेत में एक जगह ऐसा बनाया जाता है जहाँ पे अनाज रखा जाता है, वहाँ पे खेती नहीं होती, कुछ पेड़ भी होते हैं वहाँ पे ताकि छाया बना रहे, तो उस जगह को खलिहान कहते हैं। तो खलिहान बीमा योजना बनाया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित होता है? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है ये लगा था किसके द्वारा? जीआईसी के द्वारा। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कहते हैं इसको। अगला है, भूमिहीन कृषकों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम आरंभ कराया गया? मतलब कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास भूमि नहीं है, या तो वो दूसरे का खेत लेकर अधिया जिसे कहते हैं आधे पे लेकर उसकी बुआई करते हैं या मजदूरी करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था यही पूछ रहे हैं। तो उसका नाम था RLEGP। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ है? तो कृषि अनुसंधान की जब बात होगी ना तो कृषि अनुसंधान कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। ठीक है, कहाँ पे है? हैदराबाद में। अगला देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड फ्लड कार्यक्रम किससे केंद्रित है? देखिए, ऑपरेशन फ्लड में क्या दूध उत्पादन के लिए चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड। ये नहीं कि बाढ़ के लिए, फ्लड मतलब बाढ़ होता है, यहाँ पे दूध की बाढ़ की बात हो रही थी। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी उद्योग से जुड़े किसान को उनके विकास के लिए स्वयं दिशा देने की सहायता दी थी। उनके द्वारा सृजित संसाधन का नियंत्रण उनके हाथों में दिया। राष्ट्रीय दूध ग्रिड देश के दूध उत्पादक को 700 से अधिक शहरों और नगरों उपलब्ध करा जोड़ता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HYV नहीं है? गेहूं की एक किस्म होती है HYV जो कि पैदावार जिसमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सोनालिका ये भी है, रत्ना ये नहीं है, कल्याण सोना ये है, गिरिजा ये है। ठीक है, तो रत्ना जो है ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। अगला देखते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो FAO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? रोम में, इटली के रोम में है। ठीक है, SSC 2008 का क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि संस्थान जो है विपणन संस्थान ये जयपुर में स्थित है। अगला देखते हैं, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? देखिए, जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक जो खेती की जाती है, हम लोग इसमें ज़्यादातर चावल की खेती की जाती है। ठीक है, तो चावल में जैसे कृषि के लिए दो तीन फसलें आती हैं, एक खरीफ, दूसरा रबी और तीसरा जायद। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, शुरुआत कहाँ से होता है? चावल से शुरुआत करते हैं, जब बरसात की शुरुआत होती है उस समय से शुरू करेंगे और शुरुआत होगी खरीफ के लिए ख लेंगे, रबी के लिए र लेंगे और जायद के लिए ज लेंगे। तो ख र ज ये याद रखना है हमें, खरज। ठीक है, जब हमें खरज याद रहेगा तो इसका जो सही क्रम हमें हमें याद रहेगा। तो ख आ गया खरीफ के लिए जो कि जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक चलता है, जिसमें चावल की खेती होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की खेती होती है किसमें? खरज में। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होगा खरीफ का मौसम। खरीफ पूर्व मौसम नहीं, खरीफ का मौसम, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। रबी का मौसम जो है ये नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक आता है। ठीक है, अप्रैल तक गेहूं कटने लगते हैं, कहीं कि हम लोग के यहाँ तो मई भी हो जाता है कहीं कहीं शुरू में। तो ये मौसम के ऊपर है जैसा मौसम रहेगा, लेकिन अब जब मार्च तक माना जाता है, नवंबर से मार्च तक। उसके बाद जो खरज है वो
अप्रैल से लेकर वो जुलाई तक माना जाता है। खरच बोल रहा हूँ, जो जायद है इसमें मूंग की खेती होती है, मूंग हुआ, उड़द उड़द हुआ, इन सब की खेती होती है उसमें। सूरजमुखी हुआ, ये सब खरच मतलब जायद खेत में आते हैं। अगला देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो 1998 में शुरू किया गया था। अगला है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर, ठीक है, पंतनगर में हुआ था, जो कि उत्तराखंड में मौजूद है, यहाँ पे हुआ था 1960 में। जवाहरलाल नेहरू ने किया था इसे। सूची एक को सूची दो से मिलाना है, ठीक है। गोल्डन क्रांति यानी सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी क्रांति हमने बताया था ये बागवानी या शहद के लिए है, ठीक है। तो एक का जो है क्या होगा, दो होगा, एक का दो। आगे है ग्रे क्रांति यानी भूरी क्रांति, तो भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक से आता है, तो बी का चार हो जाएगा। उसके बाद आता है पीली क्रांति, पीली क्रांति जो है वो तिलहन के लिए होता है, तो ऑप्शन जो है एक सही होगा। और उसके बाद आएगा बागबानी, और नहीं, उसके बाद काली यानी ब्लैक, ब्लैक क्रांति, जो ब्लैक क्रांति है कोयला के लिए आता है, कोयला या पेट्रोलियम के लिए। देखेंगे ना कोयला कितना काला होता है, और जो भी पेट्रोलियम निकलता है कच्चा तेल, तो ये भी बिल्कुल कोयले की तरह काला होता है। इसको रिफाइन करके फिर इसको अलग अलग रंग दिया जाता है, डीजल का अलग रंग, पेट्रोल का अलग रंग, और किरासन तेल जिसे हम लोग मिट्टी तेल भी कहते हैं, केरोसिन का, उसका अलग कलर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा सही क्या हुआ, पहले बागवानी आया, बागबानी, फिर ग्रे आएगा, बागबानी, ये दो चार तीन, दो चार, दो चार एक तीन, दो चार एक तीन, दो चार एक तीन, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी कहते हैं, ठीक है, का निर्धारण निम्नलिखित में से किस कारण किस विचार के लिए नहीं किया जाता? अच्छा, एमएसपी को जो है उसको लागू किया जाता है, तीन ऐसे चीज हैं जो ऑप्शन है वो सही है, एक जो है वो गलत है। चलिए गलत को खोजते हैं, गलत क्या है। उत्पादन लागत है, ये बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू बाजार की कीमत वृद्धि है, बिल्कुल सही है। निर्वाह व्यय सूचकांक नहीं, निर्वाह व्यय सूचकांक नहीं है। बिजली बिजली फसल, अंतर फसल या कीमती फसल कहते हैं, तो ऑप्शन सी नहीं है, बाकी तीन सही है हमारा। अगला है न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी कहते हैं का मूल्य निर्धारण कौन करता है? तो इसका जो निर्धारण है कौन करेगा, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करेगा, ठीक है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करेगा एमएसपी का निर्धारण। अगला है भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान करता है। तो भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई भी अनाज होता है तो वह है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं हो, चावल हो, सबसे या गन्ना हो, ये सबसे ज्यादा भारत में उत्तर प्रदेश में होते हैं, भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले। किस प्रकार के उत्पादों के लिए सीएसीपी न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? देखिए भारत में उत्तर प्रदेश में होने का मतलब क्या है कि वजह यह है कि भारत उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गंगा का मैदानी इलाका है, यहाँ पे पहाड़ी इलाका बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत कम है। और दूसरी बात इसका क्षेत्रफल भी थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पे कृषि योग्य भूमि थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे कृषि ज़्यादा होता है। लेकिन अगर वो हिसाब से देखें तो हरियाणा और पंजाब में भी अच्छी खासी कृषि होती है, लेकिन अगर क्विंटल के हिसाब से, अगर मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। अगला देखते हैं, किस प्रकार के उत्पादों के लिए सीएसीपी न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करती है? तो सीएसीपी ये जो है कि कृषि उत्पादन को निर्धारित करती है, ठीक है। अगला है विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान क्या है? देखिए भारत जो है दूध उत्पादन में सब नंबर वन पे है, ठीक है, एक नंबर पे है भारत दूध उत्पादन में। अगला देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादन सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता? मतलब नहीं, मतलब बेचते नहीं है, बस जो हुआ उसको अपने रख लिए, भाले भारत से खरीद लिए, वो अलग बात है, लेकिन निर्यात नहीं करते, बेचते नहीं है। तो वह गेहूं होता है, चावल होता है, चीनी है, दाल, दाल जो है उसको बेचते नहीं है भारत में, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रही है? तो ऋणात्मक रही है मतलब नुकसान हुआ है कृषि क्षेत्र में, सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है, तो 2014-15 में हुआ है, ठीक है। अगला है
फसलों उत्पादन यानी फसल के उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जाती है। नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जाती है। किसमें की जाती है इसकी वृद्धि? तो उर्वरक की मात्रा के बारे में बार बार प्रयोग करके, नत्रजन अवरोध के प्रयोग द्वारा, नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरक के प्रयोग द्वारा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, मतलब सबसे ज्यादा सोयाबीन खेती होती है? तो ये मध्य प्रदेश में। अगला है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध सभी क्रांतियों से होता है। तो हरित क्रांति भी है, श्वेत क्रांति भी आ जाएगा, नीली क्रांति भी आ जाएगा और रजत क्रांति भी आ जाएगा। जितने भी क्रांतियां हैं सब आ जाएंगे इसमें, तीन सभी आ जाएगा हमारा। अगला है, मिश्रित कृषि से सम्मिलित है। मिश्रित जो कृषि है किसमें सम्मिलित है? तो ये विभिन्न फसलों योजनाबद्ध तरीके से उत्पादन से सम्मिलित है। या रबी के साथ साथ खरीफ फसलों के साथ उगाना? नहीं, कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन करना। बिल्कुल, अगर आपके पास कुछ जमीन है तो उसमें आप थोड़ा सा चावल लगा दिए, थोड़ा सा बाजरा लगा दिए, थोड़ा सा मक्का लगा दिए, थोड़ा सा, मतलब उस हिसाब से अब हर चीज लगा दी, थोड़ा सा गन्ना लगा दिए, कहीं थोड़ा सा अरहर लगा दिए। उस हिसाब से अपना जहाँ एक थोड़ा से खेत में हर चीज लगा रहे उसे मिश्रित खेती कहते हैं। ठीक है। और अभी एक खरीफ एक साल थोड़ी बो सकते हैं। क्या आप चावल के मौसम में चावल गेहूं बो सकते हैं? गेहूं के मौसम में चावल बुआई कर सकते हैं? नहीं हो सकता ना। तो ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा हमारा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों के उत्पादन में काफी वृद्धि का उल्लेख है? ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि हरित क्रांति वो गेहूं चावल के लिए था, खेती के लिए था। श्वेत क्रांति जो है वो गुलाबी क्रांति ये भी नहीं है। तो जो है ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही, तीनों में से कोई नहीं है। ठीक है। अगला है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा तंबाकू किस राज्य में उपलब्ध होता है, मतलब कराया जाता है? तो आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में तंबाकू सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। अगला है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो लक्ष्य है वो क्या है? गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना। तो ऑप्शन जो है तीनों सही होगा। तो ऑप्शन हमारा 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, वीटी कल्चर आता है अंगूर की खेती के लिए। ठीक है। तो अंगूर की खेती के लिए वीटी कल्चर आता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद के मुख्य सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती हैं? आज का हमारा आखिरी भी क्वेश्चन है। और जायद में मैंने बताया था कि मूंग और उड़द जैसे और सूरजमुखी जो है ये सब जायद फसलों में आते हैं। तो भी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मक्का और मूंगफली जो है ये खरीफ फसल में आते हैं। ठीक है। उसके बाद चावल, मिलेट ये भी खरीफ फसल में आते हैं। अरहर, चना ये आते हैं। अरहर तो पूरे साल लगा होता है, और जो चना है ये उसमें आता है, रबी फसल में आते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा हमारा। तो आज के लिए हमारा इतना ही। अगर अब तक आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों यारों को ज़रूर शेयर करिए। और कोई कमी रह जाती है तो उसे ज़रूर बताएं ताकि हम उस कमी को पूरा करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।